हेलो बच्चों, मैं शिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरो एजुकेटिव में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है 11th का यूनिट एंड डायमेंशन से मैं स्टार्ट करूंगा और आपके इस चैप्टर को आपको कई पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो स्टार्ट करते हैं यूनिट से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात की जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जैसे कि हम लोग बहुत 9 से या कह लो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, है ना, लेंथ हो गई, ये सब क्या है, एक कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर, जैसे मास हो गया तो किलोग्राम को मेजर करने के काम आता है। तो दीज और ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाते हैं तो साथ में हम उसकी यूनिट भी लिखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं बता पाएंगे कि आखिर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि एक तरह से जो यूनिट होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है, वो पहचान है जो उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताती है। जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किसी चीज का फ्रिक्शन निकालना, ठीक है। अब आपने फ्रिक्शन सॉल्व किया और फ्रिक्शन मान लो निकाला 5 के आगे आपने यूनिट नहीं लिखी उसकी। तो अब यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर सोच सकता है कि ये फ्रिक्शन हो सकता है वर्क हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन जब आप इस फ्रिक्शन के आगे उसकी यूनिट लगा दोगे जो कि आपको पता होगा, तो अगर आप यूनिट लगा दोगे तो ये श्योर हो जाएगा कि न्यूटन आपने यूनिट लगाई है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। इसी तरह से जैसे आपने कोई वर्क किया, आपने कहा किया गया कोई वर्क किया तो वर्क निकाला आपने 10। अब यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है तो आपने जूल लिख दिया। तो जूल आपको क्या बताएगा, जूल की बताएगा कि ये 10 जो है वो कोई वर्क है। इसका मतलब जो यूनिट होती है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, एक तरह की आइडेंटिटी होती है। हमें लगता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स टू टेल्स द आइडेंटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज की जाती थी। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई कंट्री होती थी वो एमकेएस सिस्टम को यूज करती थी, कोई कंट्री होती थी वो एफपीएस सिस्टम को यूज करती थी, और कोई कंट्री होती थी वो सीजीएस सिस्टम को यूज करती थी। एमकेएस का मतलब होता था मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड। एफपीएस में एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब है सेकेंड। और सीजीएस में है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम अलग अलग कंट्री, बेसिकली जो एफपीएस सिस्टम होता था वो ब्रिटेन में यूज किया जाता था। आप कह सकते हो आज भी ब्रिटेन में एफपीएस सिस्टम कुछ हद तक यूज होता है। एफपीएस में थोड़ा बता दूं, और सब तो आप जानते होंगे। फुट, 1 फीट मतलब क्या होता है, 1 फुट क्या होता है 30 सेंटीमीटर, और 1 पाउंड जो होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, वैसे आप गूगल पे मिल जाएगा, 0.454 किलोग्राम। ठीक है, 1 पाउंड इतने किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये सिस्टम हम लोग यूज करते थे अलग अलग, किसी कंट्री में ये यूज होता था, किसी कंट्री में ये यूज होता था, किसी कंट्री में ये यूज होता था। फिर जैसे जैसे पूरी दुनिया एक साथ आ गई, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे डेवलप हो गए, पूरी दुनिया एक किसी फ़ोन के माध्यम से जुड़ने लगी, तो अब ये ज़रूरत महसूस की गई कि जब अगर हम कोई अपना कोई गुड्स या कोई भी चीज़, अगर कोई बिजनेस है या कुछ भी कॉमर्शियल लेवल पे अगर हम कोई चीज़ एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, तो अगर उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे किलोग्राम मास हो रहा है यूज़ तो मास, लेंथ अगर कोई चीज़ हो रहा है तो मीटर,
कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर यूज़ हो रही है तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो हर कंट्री में एक ही हो। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि पूरे कंट्री में एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, मैं मिटाता हूँ। तो पूरी कंट्री में एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए, ये एक बात महसूस की गई। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये एक एक्चुअल में ये फ्रांस में कुछ और होता है, इसलिए इसका जो एब्रीविएशन है वो BIPM होता है, पॉइंट्स करके होगा, बट नॉर्मली ये है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरे वर्ल्ड में ये तय करता है कि आखिर कितना किलोग्राम होगा, 1 मीटर कितना होगा, ये वो एक मानक तय करता है। तो ये एक ब्यूरो है जिसने 1971 में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। क्या बनाया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, और इसका जो छोटा फुल फॉर्म होता है, एब्रीविएशन है, वो SI है। ये SI सिस्टम बनाया, और इस SI सिस्टम को बनाने पर इन्होंने ये तय कर दिया कि अब पूरे वर्ल्ड में यही SI सिस्टम, जब हम कोई चीज़ चाहे कॉमर्शियल लेवल पे हो या चाहे किसी भी लेवल पर हो, हम इसी SI यूनिट को यूज़ करेंगे। अभी जल्दी में अप्रॉक्सीमेटली 2018 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी वेट्स एंड मेजर की, तो उसमें इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया था, है, तो जल्दी में हुई थी, फ्रांस में ही हुई होगी, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सिस्टम था। तो जब उन्होंने 1971 में ये यूनिट बनाया, तो उसी समय इन्होंने एक 7 टाइप की कुछ फंडामेंटल, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में आधारभूत भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट आधारभूत भौतिक राशियां। तो ये 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट बनाई, जो मैंने लिख दिया है ताकि टाइम ना ज़्यादा खर्च हो इसमें। तो इसमें देखो 7 कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है मास, ये बेस यूनिट है। इसका जो SI यूनिट होती है किलोग्राम, ये SI यूनिट रखा गया नाम। सिंबल हमने kg दिया, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसको आप अभी याद कर लो, हम लोग आगे इसका यूज़ करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा। लेंथ का मीटर का सिंबल m, और उसको l बड़े ब्रैकेट में। टाइम का सेकंड, और टेम्परेचर का केल्विन का K, थीटा भी लिखते हैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूला, K भी कहीं लिखते हैं। करंट का SI यूनिट एम्पियर, सिंबल A, और इस तरह से लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में दिखाते हैं, जैसे हम लोग एटम या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 1 मोल इज व्हाट? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल या एटम। 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। चाहे हम कह दें कि मेरे पास 1 मोल पेन है, मतलब मेरे पास कितनी पेन है? इतनी। अगर हम कह दें कि मेरे पास 1 मोल रुपीज़ है, 1 रुपए के नोट, तो हम कहेंगे मेरे पास 1 रुपए के इतने नोट हैं, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो SI यूनिट होती है वो मोल होती है, सिंबल जो होता है वो MOLE होता है, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MOL करके उसको बड़े ब्रैकेट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो ये लाइट आ रही है, इस पर कितनी इंटेंसिटी पड़ रही है, यदि हम इस बल्ब को थोड़ा और पास ले आए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका जो मेजरमेंट होता है वो कैंडिला होता है। उसकी जो SI यूनिट होती है सिंबल CD होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला CD में बड़ा ब्रैकेट करके लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये आपको रट लेना है 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स, बिकॉज इसमें से इसी से क्वेश्चन उठते हैं। आपको ये रटी होनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको रट भी जाएगी, लेकिन आपको ऐसे रटी होनी चाहिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड उनकी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट, इनको नाम फंडामेंटल क्यों दिया गया? फंडामेंटल या आधारभूत नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस फंडामेंटल यूनिट में जो हम किसी भी दुनिया में जितनी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है,
चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, हम उसको इन फंडामेंटल बेस यूनिट के माध्यम से दिखा सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको अगर बेस यूनिट याद है सभी ये साथ के साथ, तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या लिख सकते हो, यूनिट आराम से लिख सकते हो। वो मैं भी दिखाऊंगा बट आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद दो यूनिट और थी जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था बट यूनिट है उसकी, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसको हम एक नाम देते हैं, एक का नाम है एंगल। अब एंगल क्या होता है, एंगल होता है एंगल की यूनिट हम लोग देंगे रेडियन। क्या देंगे, रेडियन। और जो एंगल बनता है वो किसी प्लेन में किसी आर्क के द्वारा, आर्क मतलब चाप द्वारा। तो जैसे मान लो ये अगर आर्क है तो ये आर्क उसके सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, ये जितना एंगल फॉर्म करती है इसी को हम बोलते हैं एंगल। और इसको नाप, जैसे इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। और अगर इसकी आर्क है एल लेंथ की और अगर इसकी रेडियस है आर, तो हम एंगल बराबर लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क क्या है एल, रेडियस है आर। इसको हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। जैसा कि अगर हमारे पास यही आर्क एक पूरा सर्कल बन जाए, तो पूरा सर्कल बन जाएगा, तब ये पूरा आर्क कितना लंबा हो जाएगा, कितना इसकी लेंथ, यहाँ से अगर हम देखें ये लेंथ ऐसे कितनी मेजर करोगे, ये लेंथ 2 पाई आर। तो L 2 पाई आर हो गया। और R अगर रेडियस है तो एंगल क्या लिखोगे, एंगल इज इक्वल टू लिखोगे 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कट गया तो 2 पाई रेडियन। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या लिखते थे कि 360 डिग्री एक्यूवेलेंट है 2 पाई रेडियन के, है ना। तो यहाँ से फिर वो चीजें निकल के आती हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया एंगल। इसका जो दूसरा है, इसको नोट कर लो आप लोग, है ना, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इसका जो दूसरा है वो है स्टेरेडियन, जिसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये जो सॉलिड एंगल होता है ये किसी सरफेस के द्वारा बनता है, सॉरी, सॉलिड एंगल जो होता है वो किसी सरफेस के द्वारा बनता है। और इसका जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन होगा। क्या होगा, स्टेरेडियन। तो अगर हम जैसे कोई सरफेस बनाएं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और इसका हम कहें कि यहाँ पर जितना एंगल ये फॉर्म करेगा, तो एक हम क्या करते हैं एंगल बनाने के लिए, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, सभी बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज को इससे मिला देते हैं। तो जैसे वहाँ पे भी अगर ये आर्क था, ये को मिलाए थे, वैसे ही सरफेस की बाउंड्री को मिला देते हैं। तो मिला दो ऐसे, देखो आ जाए फिगर, इमेजिन हो जाना चाहिए बस, और क्या, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा इसे बोलेंगे सॉलिड एंगल। और इसको ओमेगा से दिखाते हैं। दिखाते किससे हैं, ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से, जनरली ओमेगा से दिखाते हैं। और इसका जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन होगा। इसकी अगर रेडियस आर है और इस सरफेस का एरिया अगर ए है, तो हम लोग सॉलिड एंगल बराबर लिखते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इतना क्या है, किसमें नापोगे, स्टेरेडियन में। अगर यही छोटा जो सरफेस है, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे समझो, तो जैसे आपने वो देखा है पैराशूट, तो पैराशूट में अगर देखो तो उसकी जो धागे बंधे होते हैं किनारे, रस्सी या जो भी कह लो, वो धागे जो इसमें आकर सेंटर पे एंगल बनाते हैं, जो लटका होता है, तो वो जो एंगल फॉर्म करता है, ये जो एंगल है इसे हम क्या बोलेंगे, यही एंगल क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ना बाउंड्रीज को मिला करके बनता है। तो अगर मान लो यही सरफेस क्लोज हो जाए, अगर क्लोज्ड सरफेस कैसा हो, थोड़ा सा बता रहे हैं बस, अगर सरफेस क्लोज हो
तो ये ऐसा स्फीयर बन जाएगा, है ना। तब इसके जो सेंटर पे अगर आर रेडियस है और तब इसके सेंटर पे कितना स्टेरेडियन बनेगा, सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा, कितना एरिया हो जाएगा, पूरा सरफेस का एरिया क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। 4 पाई स्टेरेडियन कैसे लिखो, एस टी लिखो, 4 पाई स्टेरेडियन, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो। तो हाँ, फिर से सॉलिड एंगल और एंगल की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, लेकिन इसकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिट हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो जैसा कि 2 यूनिट है, ये आपको अलग से पढ़नी होती है। जो ये सॉलिड एंगल है, इसको आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हो, इंटर में जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, बट इतना लेकिन आप जाने रहो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट पहले मैं समझा देता हूँ। डिराइव्ड यूनिट क्या है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं, ऐसी यूनिट्स को या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो अ यूनिट विच फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आ जाएगा सामने। जैसे मैं अगर कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हम लोग को होना चाहिए। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी जैसे डिस्प्लेसमेंट भी समझो डिस्टेंस ही है, जितना आप चलते हो डेट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी आप इतना जानो, तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर चल रहे हो तो कैसे चल के मेजर करोगे, लेंथ मेजर करोगे। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, वो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो मीटर होगी, और इसकी जो टाइम की फंडामेंटल यूनिट होगी वो सेकेंड होगी। तो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। इसी तरह से अगर हम कहें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की क्या होती है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकेंड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं कहूँ फोर्स की क्या होती है, m इंटू ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन त्वरण, और m क्या है मास यानी द्रव्यमान। तो मास की होती है क्या, किलोग्राम, और ए की क्या होती है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहो, ठीक है। इसी तरह से डेंसिटी या किसी की चीज़ की भी हम डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिराइव्ड यूनिट है वो सब हम इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए हैं। तो इसलिए हम इन यूनिट्स को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट, और इन क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर है, ये बेस क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमने इनकी बेस क्वांटिटी से निकाला है। तो क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने यूनिट सीखा, फिर हम लोगों ने 3 सिस्टम देखे, MKS FPS, फिर हम लोगों ने देखा कि SI यूनिट क्यों यूज़ की गई, क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनली एक कॉमन यूनिट चाहिए थी, एक कॉमन नेम चाहिए था, तो हमने SI यूनिट के रूप में दिया। और फिर उसी समय 1971 में ये 7 टाइप्स की जो है फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, ये आपको याद करना है। और इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल, क्यों, क्योंकि हम दुनिया में कितनी अभी तक जितनी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूनिट बोलेंगे।
सॉरी फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। इसके बाद हमने दो और देखे थे, एक एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल। इनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इनकी यूनिट होगी। एंगल एक प्लेन पे बनता है तो इसे हम लोग रेडियन बोलते हैं। सॉलिड एंगल एक 3D फिगर है, सरफेस के द्वारा बनता है, उनकी बाउंड्रीज के द्वारा एंगल सेंटर पर, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, या उसका जो यूनिट होती है वो स्टे रेडियन। उसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होती। फिर हमने देखा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? जो हम फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। इसकी देखो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस ऑल आर द डिराइव्ड यूनिट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके के माध्यम से हमको बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आया, या आगे क्या आप समझना और अच्छे से चाहते हो। तो आपको आगे पार्ट 2 में हो सकता है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट 2। इसके आगे के लेक्चर मैंने आगे में फिर हमने आपको डायमेंशन पढ़ाया है। डायमेंशन में एकदम एग्जैक्ट तरह से बताऊंगा कि डायमेंशन होती क्या है और उस डायमेंशन क्या होती है, और हम लोग फिर बहुत सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह से हम लोग पूरी फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशंस को एक एक उसका एप्लीकेशन और हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, ओके।